हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस प्रकार बना सकते हैं, और उसी में हमने जो लास्ट रिएक्शन हुई थी वो हमारी थी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, मीन एल्कीन के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट जो हम मेथड डिस्कस करेंगे थर्ड वन वह है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, मीन्स एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। तो स्टार्ट करते हैं एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण के साथ में। थर्ड वन जो मेथड है दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, मींस एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। ठीक है, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जब बेंजीन में एल्फा कार्बन उपस्थित होता है और उस एल्फा कार्बन पर एल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, तो उसका जब प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट जो होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, लाइक K2Cr2O7 या फिर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से अब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि जब बेंजीन पर एल्फा कार्बन एल्फा हाइड्रोजन के साथ में उपस्थित होता है तो वह प्रबल ऑक्सीकारक लाइक K2Cr2O7 या KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर के और क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। देखते हैं कैसे होता है। तो ये हमारे पास है CH3, ठीक है, इसका नाम होता है मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन, इस मेथिल बेंजीन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, या तो K2Cr2O7 से करवा दो आप, या फिर आप करवा दो KMnO4 से। ठीक है, K2Cr2O7 या KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं, देन इसका हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है, दैट इज बेंजोइक एसिड। एरोमेटिक एसिड होता है ये। इसी प्रकार से यदि मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं और यहां पे लगा देता हूं CH3, CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3 एथिल बेंजीन ये लगा देता हूं यदि मैं, और इसका यदि मैं K2Cr2O7 या KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवा देता हूं, ठीक है, देन इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है यहां पे, ये बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, यदि यहां पे मैं आइसोप्रोपिल बेंजीन ले लेता हूं, आइसोप्रोपिल बेंजीन हो गया CH CH3 और CH3। ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल यदि मैं बेंजीन ले लेता हूं, इसका भी मैं ऑक्सीडेशन करवा देता हूं, या तो KMnO4 से या फिर K2Cr2O7 से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षार की उपस्थिति में, तो हमें जो प्राप्त होता है वो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों, ये सारी जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, पिछली जो रिएक्शंस, इसमें देखिए इन सभी में देखो हम यहाँ पे अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तभी हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पे एक और इस हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पे एक और CH3 लगा देते हैं, लाइक CH3 CH3 और CH3। ठीक है, और इसका हम यदि K2Cr2O7 या KMnO4 से क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब बेंजीन पर अल्फा कार्बन उपस्थित होता है और उस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तभी वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या प्रबल ऑक्सीकारक लाइक K2Cr2O7 या KMnO4 से ऑक्सीकृत होता है, और क्या प्राप्त होता है, हमें एसिड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है,
यहाँ पे क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण यह इसका ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 से नहीं होगा और हमें एसिड प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट हम मेथड देखेंगे, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन्स। मेथिल कीटोन्स हिंदी में बोलेंगे मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण से, ठीक है, मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण से। और इसमें देखो क्या होता है, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें RCOCH3 समूह होता है, वे हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें RCOCH3 समूह होता है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा क्या देते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो देखो क्या होता है इसमें, ये RCOCH3, ठीक है, ये हमारे पास समूह है और इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, हेलोजन से और NaOH से, हेलोजन तथा NaOH से, पहले हेलोजन से रिएक्शन होगी, देन NaOH से रिएक्शन होगी और बाद में उसका क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, अम्लीय जल अपघटन होता है। तो हमें क्या होता है यहाँ पे हमें हेलोजन प्राप्त, हेलोफॉर्म प्राप्त होता है, CHX3 प्राप्त होगा और हमें प्राप्त होगा RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमें प्राप्त होगा हेलोफॉर्म, ठीक है। यदि हम यहाँ पे एरिल समूह ले लेते हैं तो ArC≡OCH3 और इसकी यदि हम पहले रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन से, देन इसकी NaOH से रिएक्शन करवाते हैं और फिर उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है प्लस CHX3 हेलोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है, हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। यहाँ पे यदि हम X2 में ले लेते हैं क्या, X2 बराबर यदि हम ले लेते हैं Cl2, यदि यहाँ पे हम X2 बराबर Cl2 ले लेते हैं तो हमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है। यदि हम X2 बराबर Br2 ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, X बराबर Br ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है CHBr3 ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है। और यदि हम X2 बराबर I2 लेंगे, ठीक है, तो हमें जो प्राप्त होगा वो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म और इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म, ठीक है बच्चों। तो जब वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें RCOCH3 समूह होता है वे हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। नेक्स्ट जो मेथड देखते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन एंड अदर नाइट्राइल्स, ठीक है, साइनोहाइड्रिन एवं अन्य नाइट्राइल के
जल अपघटन से, जल अपघटन से, ठीक है। साइनोहाइड्रिन एवं अन्य जो नाइट्राइल होते हैं उनके जल अपघटन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं वो देखिए। ये हमारे पास होता है RR डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये होता है हमारे पास कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड होता है ये। और इस कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे, क्या होगा देखो आप, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास क्या चल जाएगा, ये नेगेटिव चल जाता है, और नेगेटिव के पास में क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास RCOH और CN, ठीक है। ये हमारे पास बन जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाता है ये, साइनोहाइड्रिन। और इस साइनोहाइड्रिन का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है। तो आप देखो क्या होता है, 2H2O से हाइड्रोजन हाइड्रोलाइसिस करवा दो, इसका 2 अणुओं से क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो। 4 हाइड्रोजन है, 1 NH3 बाहर निकल जाएगा, और क्या नहीं बचा हमारे पास, 2 ऑक्सीजन बची, 1 हाइड्रोजन बचा, कहां पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर। क्या बन जाएगा, RRCOH और C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है। तो देखो आप यहाँ पे ये कार्बोनिल यौगिक है, इसकी क्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं तो यहाँ पे हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, और इस साइनोहाइड्रिन का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या अम्लीय जल अपघटन हम करवाएंगे तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। देखो बच्चों, एथेन नाइट्राइल का पूर्ण जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। पिछले में हमने देखे थे कि हमने साइनोहाइड्रिन से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त किया था। अब हम यदि एथेन नाइट्राइल का भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कैसे होगा वो देखिए, हमारे पास ये हमारे पास होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एथेन नाइट्राइल, ठीक है, एथेन नाइट्राइल। इस एथेन नाइट्राइल का हम करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब देखो आप यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चल जाएगा और ये नेगेटिव जो आएगा इस पर ये पॉजिटिव चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये हमारे प्राप्त हुआ। अब इसका हम वापस से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव से। तो देखो आप क्या होता है, देखो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे OH नेगेटिव आ जाएगा और इस नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, ये H पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3COH OH और ये आ जाएगा हमारे पास NH2, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है या अस्थायी होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा तो हमारे पास बनेगा CH3CONH2, इसे बोलते हैं हम एमाइड। क्या बन गया हमारे पास, एमाइड बन गया। इस एमाइड का जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मींस आंशिक जल अपघटन। क्या करवाते हैं, आंशिक जल अपघटन या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं। तो आप देखो क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव मिलकर के क्या निकल जाएगा, NH3।
NH3 बाहर हो जाएगा और ये OH नेगेटिव होगा, इस पॉजिटिव पे चल जाएगा और हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एथेन नाइट्राइल का पूर्ण जल अपघटन यदि हम करवाते हैं तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कैसे होता है? हमारे पास एथेन नाइट्राइल होता है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास बनता है CH3 COH और डबल बॉन्ड NH। इसका वापस से हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास ये अनस्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये इस यहाँ से अनस्टेबल है क्योंकि इस पर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल या जल का अणु बाहर निकलता है और हमारे पास एमाइड प्राप्त होता है। इस एमाइड का जो हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे, दैट इज बाई कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाई कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर हिंदी में बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोनीकरण से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोनीकरण से। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोनीकरण से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं वो देखिए। ये हमारे पास होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या होता है ये? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं Mg के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में करवाते हैं, और ये मैग्नीशियम के साथ में जो रिएक्शन होती है वो होती है डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में होती है। और ये डाई एथिल जो ईथर होता है वो यहाँ पे सॉल्वेंट या विलायक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह ये कार्य करता है? विलायक की तरह। तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में, सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। ठीक है, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? RC। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, RCOMgX और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका हम ये जो हमारे पास कंपाउंड बना, यौगिक बना, इसका हम करवा देते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव है। ठीक है, तो MgX और OH होता है, ये तो बाहर निकल जाएगा, MgX और OH होता है, ये बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बनता है? ये H होता है वो यहाँ पे चल जाता है, क्या हो जाता है? RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है वो मैग्नीशियम के साथ डाई एथिल ईथर सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाते हैं, हमें प्राप्त होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब हम रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तथा जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से, अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से, अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। तो अम्ल व्युत्पन्नों का जो हाइड्रोलाइसिस होता है, जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके यदि हम एसिडिक और या फिर बेसिक हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं, अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन हम यदि हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जो प्रबल नाभिक स्नेही होने के कारण क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है वो तेजी से होती है, या फिर जल अपघटन होता है वो क्या होता है? तेजी से होता है। ठीक है ना, तो आप देखिए ये हमारे पास होता है एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OX, ये होता है हमारे पास एसिड हैलाइड।
ठीक है। हैलाइड X की जगह हम क्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एसिड हैलाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, और ये हो सकता है क्षारीय या क्षारीय या अम्लीय, एसिडिक या फिर बेसिक, एल्कलाइन, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम में हम हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं इसका, या तो एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में हम जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो देखो क्या होता है, यहाँ से हमारे पास ये H और ये X, HX हाइड्रोजन हैलाइड होता है वो बाहर निकलता है, और हमारे पास ये OH होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, RC डबल बॉन्ड O और OH, क्या बनता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम एसिड हैलाइड के स्थान पर एसिड एनहाइड्राइड ले लें, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और R, ये होता है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इस एसिड एनहाइड्राइड का भी हम जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, या तो ये एसिडिक हो सकता है या फिर हम क्या हो सकता है, ये एल्कलाइन हो सकता है। ऐसे एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कुछ भी हम करवा सकते हैं इसका। तो यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे RCOO और H, ठीक है, RCOOH ये प्राप्त हो गया हमारे पास, और हमारे पास क्या बना देखो, RCO और OH यहाँ पे बचा, ठीक है। तो 2RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम एसिड एनहाइड्राइड की जगह एसिड एमाइड लें, RCONH2, RCONH2 दैट इज एसिड एमाइड, ठीक है। इस एसिड एमाइड का भी जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, और वो भी कैसा करवाएं, अम्लीय या क्षारीय, ठीक है, अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन करवाएंगे, तो भी देखो क्या होगा, यहाँ से ये H, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, NH2 नेगेटिव और एक H पॉजिटिव, यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और OH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। तो यदि हम एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एक और देख लेते हैं इसमें, एसिड एस्टर RC डबल बॉन्ड OOR डैश, ये होता है हमारे पास एसिड एस्टर, ठीक है। इस एसिड एस्टर का भी यदि हम हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करवाते हैं, और वो जल अपघटन यदि हम करवाएं अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। कैसे, ये देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ये H2O, यहाँ से ये RO और H, ROH, R डैश OH मीन्स एल्कोहल प्राप्त होगा, और यहाँ पे RCO और OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, उन एसिड डेरिवेटिव्स का हम एसिडिक या एल्कलाइन बेसिक मीडियम में, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन यदि हम करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, जो बेसिक मीडियम होता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें एल्कलाइन जो मीडियम होता है, क्षारीय माध्यम जो होता है, वो क्षारीय माध्यम में जल अपघटन होता है, वो तेजी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का है, वो है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स मीन्स डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से, विकार्बोक्सिलीकरण से, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से। और बच्चों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है
कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, ऑक्सैलिक एसिड। इस ऑक्सैलिक एसिड को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर इसमें डीकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण की प्रोसेस होती है और यहाँ से ये COO मीन्स CO2 बाहर निकल जाती है और हमारे पास बनता है HCOOH, HC डबल बॉन्ड OH और इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम दूसरा ले लेते हैं CH2COOH और CH2COOH, इसका नाम होता है मेलोनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, मेलोनिक अम्ल। इस मेलोनिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर इसमें भी विकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है और यहाँ से ये CO2 होती है वो बाहर निकल जाती है और हमारे पास बनता है, वो बचता है CH2 और एक H, CH3COOH। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OOH और इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड देखते हैं, दैट इज फ्रॉम आर्नट आइस्टर्ड रिएक्शन। ठीक है, आर्नट आइस्टर्ड अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा देखो क्या होता है बच्चों, इसमें एल्केनॉल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, वो डाइएजोमेथेन के साथ में करवाई जाती है। रिएक्शन देखिए किस तरीके से होती है, ये हमारे पास होता है RCOCl, इसका नाम होता है एल्केनोयल क्लोराइड। एल्केनोयल क्लोराइड, इस एल्केनोयल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं डाइएजोमेथेन के साथ में, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है हमारे पास डाइएजोमेथेन, डाइएजोमेथेन, डाइएजोमेथेन के साथ रिएक्शन होती है। तो देखो यहां से क्या होता है बच्चों, ये Cl नेगेटिव होता है वो बाहर हो जाता है, Cl नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इस पॉजिटिव के साथ में CH2 जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव होगा, ये अपना नेगेटिव होता है, इस बॉन्ड के साथ इसको कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए देता है। क्या बनता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O CH2 और N2 पॉजिटिव। ठीक है, N2 पॉजिटिव। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इसकी रिएक्शन हम वापस से करवाते हैं डाइएजोमेथेन के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं, डाइएजोमेथेन। डाइएजोमेथेन क्या होता है, CH2 और N2 पॉजिटिव, ये होता है डाइएजोमेथेन। इस डाइएजोमेथेन के साथ रिएक्शन होती है, तो यहां से आप देखो इस हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, इस तरीके से। ठीक है, ये यहां से क्या होता है, ये बॉन्ड होता है टूट करके इस CH नेगेटिव के पास चल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से H पॉजिटिव निकलते हैं, ये H पॉजिटिव होता है वो इस CH2 नेगेटिव के साथ जुड़ करके क्या बन जाता है, क्या निकल जाता है, CH3N2 पॉजिटिव। ये CH3N2 पॉजिटिव होता है, ये बाहर निकल जाता है, हमारे पास क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OCH नेगेटिव और N2 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहां से ये N2 होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकल जाता है, क्या निकल गया, नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे पास बना RC डबल बॉन्ड OCH नेगेटिव। ठीक है, मीन्स जो CH जो ग्रुप है, इस CH के पास में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या बोला है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे CH की क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखो RCH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन जब करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ से H पॉजिटिव इस पे चल जाता है, क्या हो जाता है RCH2 और C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ओपन है, वहां पर क्या जुड़ जाता है OH, क्या बन जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या होता है इस रिएक्शन में, एल्केनॉइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है वो डाइएथोमेथेन के साथ में करवाई जाती है। यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, ये अपना CH2 होता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो CH2 के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको बॉन्ड बनाने के लिए देते हैं, और यहाँ पे बन जाता है RCOCH2N2। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम वापस से डाइएथोमेथेन के साथ करवाते हैं, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलता है, इस H पॉजिटिव से बंद बनाने के लिए CH2 अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाता है CH3N2 पॉजिटिव होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, हमारे पास जो बनता है वो बनता है RCOCH नेगेटिव N2 पॉजिटिव, यहाँ से N2 होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है N2, ये हमारे पास बनता है RCOCH नेगेटिव। ठीक है, CH नेगेटिव होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या बना लेता है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और CH की क्या हो जाती है शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, फ्रॉम कार्बोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के कार्बोनीकरण से, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोच अभिक्रिया, कोच रिएक्शन। ठीक है, तो एल्कीन के कार्बोनीकरण से, एल्कीन के कार्बोनीकरण से, और दूसरा नाम होता है इसका कोच अभिक्रिया, कोच अभिक्रिया। देखो क्या होता है रिएक्शन कैसे होती है, ये हमारे पास होता है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने ले लिया इसको एथीन। ठीक है, इस एल्कीन की रिएक्शन हम करवा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, किसे कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन होती है, और ये जो रिएक्शन होगी, ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी वो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, टेम्परेचर 573 केल्विन उच्च ताप रखा जाता है और हाई प्रेशर रखा जाता है, उच्च दाब रखा जाता है। ठीक है, तो जब एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O के साथ में फॉस्फोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप 573 केल्विन और उच्च दाब पर करवाई जाती है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव को कंप्लीट इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, CH3 और यहाँ पे CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास, क्या बनता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड नाम होता है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, प्रोपेनोइक एसिड। देखो बच्चों यहाँ पे जो हमने काम में लिया है वो लिया है मिनिमम, क्या काम में लिया है यहाँ पे हमने लिया है एथीन, मींस एल्कीन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं और हमारे पास बन रहा है प्रोपेनोइक एसिड, मींस इस विधि द्वारा, इस मेथड के द्वारा मेथेनोइक और एथेनोइक अम्ल नहीं बनाए जा सकते। तो इसमें लिख लीजिए आप, इस विधि द्वारा मेथेनोइक तथा एथेनोइक एसिड नहीं बनाए जा सकते हैं, इस विधि द्वारा मेथेनोइक तथा एथेनोइक एसिड नहीं बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राईहेलोजन, ट्राईहेलोजन, ट्राईहेलोजन के जल अपघटन से। ठीक है, ट्राईहेलोजन के जल अपघटन से, और इसमें देखो आप लिखिए कि ऐसे ट्राईहेलोजन, ऐसे ट्राईहेलोजन जिनमें हेलोजन परमाणु, जिनमें हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं,
उपस्थित होते हैं वे क्षारीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो देखो आप, ये हमारे पास होता है RCX और X। यहाँ पे एक ही कार्बन पर क्या है? तीनों हैलोजन परमाणु है। ये है हमारे पास ट्राई हैलोजन। ठीक है, इन ट्राई हैलोजन का जब हम क्या करवा देते हैं? क्षारीय जल अपघटन करवा देते हैं। किससे? KOH से करवा दीजिए आप। KOH और KOH। ठीक है, तो यहां से देखो क्या निकल जाएगा? 3KX निकल जाएंगे, -3KX। पोटेशियम हैलाइड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास बनता है RCOH, OH और OH। ठीक है, ये क्या है? अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन एटम पर 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे ट्राई हैलोजन जिसमें एक ही कार्बन पर हैलोजन एटम्स उपस्थित होते हैं, वे क्या होते हैं? क्षारीय जल अपघटन के द्वारा क्या कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।